हर नया वर्ष नई आशाएं लेकर आता है। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि घरेलू और बाहरी मोर्चे पर अनेक समस्याओं के बीच देश में यह भाव है कि भारत आने वाले वर्ष में द्रुत गति से प्रगति के पथ पर बढ़ता रहेगा। इसी भाव के तहत कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ओर से यह कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। ये हम भी कई दफा सुनते हैं यहां पर, और आप भारत से बाहर आप लोगों ने भी मीडिया चैनल्स के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से ये जरूर सुना होगा कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। भिन्न भिन्न लोगों के लिए विश्व गुरु का मंतव्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए और आपके लिए विश्व गुरु का मंतव्य किस तरीके का है। नमस्कार, जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी बहुत बहुत स्वागत करती हूं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आज एक बड़ा ही अहम विषय लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े जो युवा हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही भावी पीढ़ी ही है जो भारत को और अनूठा बनाएगी और सुदृढ़ बनाएगी और नया बनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा और शिक्षक के बिना क्या विश्व गुरु बनने का सपना जो है वो संभव है या नहीं। तो जैसा हमने कहा है कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड गुरु का मंतव्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस साझा राय पर शायद ही किसी को आपत्ति हो कि भारत प्रगति के पथ पर बढ़ने के साथ साथ विश्व की समस्याओं के समाधान में सहायक बनेगा और उसे राह भी दिखाएगा। अब पता नहीं ये होगा कब, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि देश के आगे बढ़ने का एक रास्ता हमारे विद्यालयों और यूनिवर्सिटी से होकर निकलता है। देश को आगे ले जाना है तो शिक्षा में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इट शुड बी प्रायोरिटी। ये प्राथमिकता केवल तय ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि धरातल पर अमल होती दिखनी चाहिए। लेकिन क्या यह वाकई हो रहा है? आज इसे भी समझेंगे। शिक्षा ही किसी देश की भावी पीढ़ी को उन वैल्यूज से लैस कर देती है जो उसकी चतुर्दिक प्रगति में सहायक बनती है, उसके चारों ओर से सहायक बनती है। बिना शिक्षा की इमेजिनेशन करना मुश्किल है। एक ऐसे समय जब देश को विश्व गुरु बनाने की बातें आज हो रही हैं, तब यह देखना बड़ा ही दुखद है। इट्स वेरी सैड कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी और आईआईएम में शिक्षकों यानी कि प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, इनके 11,000 से अधिक पद जो हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो रिक्त हैं यानी कि खाली हैं। और यहां पर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सबसे पहले कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, और ये वो आंकड़े हैं जो अभी विंटर पार्लियामेंट सेशन में भी सरकार की ओर से ही रखे गए थे। और जब सरकार खुद ये मानती है तो उसके बाद भी ये तमाम जो चीजें हैं ये जस की तस क्यों है, क्यों इनमें बदलाव नहीं होता है, क्यों इन रिक्त पदों को भरा नहीं जाता। तो संसद की शीतकालीन सत्र, इस शीतकालीन सत्र जो कि समाप्त हो चुका है, उसमें बताया गया कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें स्वीकृत 18,956 जो पोस्ट हैं, उनमें से प्रोफेसर्स की पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर्स की पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट, ये जो इनका टोटल कुल वैकेंसीज हैं 6,180, ये जो पद हैं अभी खाली पड़े हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी में स्वीकृत 11,170 पदों में से 4,502 पद खाली पड़े हैं। 4,000 का से ज्यादा है यह आंकड़ा। और इसी तरीके से भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम, वहां पर 1,566 पदों में से 493 पद खाली पड़े हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से यह दावा किया गया है कि एक अभियान के तहत रिक्त पदों को भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह मानने के अच्छे भरे कारण हैं हमारे पास कि यह अभियान उतना गतिशील नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि इसी साल जुलाई में भी संसद में ही यह बताया गया था कि देश के 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,549 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिनमें शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली थे। अब देखिए ना, यह स्थिति है इस वक्त।
तो ऐसे में वही सवाल घूम फिर कर आता है कि बिना शिक्षकों के ये जो रिक्त पड़े हुए हैं इतने पोस्ट, प्रोफेसर्स के, एसोसिएट प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, टीचर्स के, स्कूलों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ऐसे समय में हम विश्व गुरु की कल्पना आखिर कर कैसे सकते हैं, ये आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करते हुए जानना चाहेंगे। लेकिन जब आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो बड़ी खुशी होगी कि जब आपके व्यूज भी हम आपके माध्यम से सुनेंगे। सवाल यह है कि अब क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि कई बार कुलपति जो वीसीज होते हैं उनसे लेकर शिक्षकों की नियुक्तियों में आवश्यकता से अधिक समय लगता है और कई बार अनावश्यक देरी के कारणों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अब जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी और आईआईएम में शिक्षकों के जो तमाम पद रिक्त हैं, तब यह अनुमान बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि राज्यों की यूनिवर्सिटीज और तकनीकी और मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षकों के रिक्त पदों की क्या स्थिति होगी। तो अनफॉर्चुनेटली स्थिति अनुमान से अधिक खराब है। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों के तमाम पद रिक्त होने के बाद भी वर्षों और किसी किसी मामले में तो दशकों से भर्तियां नहीं हुई हैं और इसके चलते कुछ विभाग अनुबंध पर यानी कि एग्रीमेंट पर रखे गए शिक्षकों के सहारे ही चल रहे हैं। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं ना, इसका अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है कि जिन यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों के दर्जनों पद वर्षों से रिक्त हो, सालों से खाली हो, वहां पर पठन पाठन की स्थिति क्या होगी। अब इस पर हैरानी नहीं है कि शिक्षकों की कमी के चलते देश के कुछ विश्वविद्यालय 3 साल की पढ़ाई के बाद दी जाने वाली डिग्री 4 सालों के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज के छात्र जो हैं वो 5 साल बाद भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पाने की प्रतीक्षा अभी तक कर रहे हैं। सपना देखिए ना, विश्व गुरु बनने का है, स्कूलों में ही खाली पड़ी हैं कई पोस्ट, गुरुजनों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, तो फिर ऐसे में विश्व गुरु बनने का सपना क्या संभव है। कुछ ऐसे ही तमाम सवाल हमारे आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। भारत एज वर्ल्ड लीडर, भारत एज वर्ल्ड गुरु, अपने विचार आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। ये जो सवाल इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन सवालों में है कि क्या भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। सवाल यह भी है कि किसी भी देश के आगे बढ़ने का एक रास्ता कहां से निकलता है। बिना शिक्षक विश्व गुरु बनने का सपना आखिर कहां तक संभव है। प्राथमिकताएं तो तय हैं, लेकिन अब तक उन पर अमल क्यों नहीं किया जाता है, वो भी तब जब हर बार किसी भी पार्लियामेंट सेशन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से भी ये जो आंकड़े हैं वो सभी के सामने रखे जाते हैं, भारत के सामने रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर अमल अभी तक क्यों नहीं होता है। और यह भी सवाल है कि जहां शिक्षकों के दर्जनों पद वर्षों से रिक्त हों, सालों से रिक्त हों, जैसा अभी हमने जिक्र किया, वहां पर पढ़ाई की स्थिति आखिर क्या होगी। सो कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा इन सवालों पर। इन सवालों के साथ साथ वो जो नंबर है एक, वो भी ठीक मौजूद है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तो उस नंबर को मिलाइएगा और अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिएगा उस मूल सवाल पर कि बिना शिक्षक विश्व गुरु बनने का सपना जो है भारत का, क्या वो संभव है। इस सवाल पर थोड़ी देर में हम चर्चा भी शुरू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में हमारा आज का विषय शिक्षा और शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ है। बिना शिक्षक विश्व गुरु बनने का सपना भारत का, क्या ये वाकई संभव भी है। आज इस बहुत ही अहम और गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, सोशियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर विनोद जी प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आंकड़े साक्षी हैं कि उच्च शिक्षा के हर स्तर के संस्थानों में अन्य अभावों के साथ सबसे महत्वपूर्ण समस्या है शिक्षकों की कमी।
जिसका हमने जिक्र किया, और इस बार भी विंटर पार्लियामेंट सेशन में भी इसका जिक्र जो है वो खुद सरकार की ओर से रखा जाता है पटल पर। शिक्षकों की ये रिक्ति देश में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की राह में वी फाइंड ये सबसे मुख्य बड़ी बाधा दिखती है। ऐसे में सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश हम करना चाहते हैं कि बिना शिक्षक विश्व गुरु बनने का सपना क्या वाकई संभव भी है, और क्या भारत जो है क्या वो उस रास्ते पर है, उस विश्व गुरु बनने की राह पर क्या भी है भी या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था है वो भी इतनी खराब है कि वहां से अच्छे विद्यार्थी जो हो सकते थे संभावित विश्वविद्यालय में पहुंचने वाले, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि स्कूलों में ही शिक्षक नहीं है। तो उसके बाद सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेजेस में भी बहुत बुरा हाल है। अगर टोटल की बात किया जाए तो लगभग 12 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं स्कूल कैडर में और कॉलेज कैडर में। और ये 12 लाख भी कैसे खाली हैं? 2001 की जनगणना के मुताबिक। अगर हम आज की जनगणना के मुताबिक देखेंगे तो ये लगभग 18 लाख के करीब चले जाएंगे। और हम स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो हो सकता है कि ये 20-22 लाख पद भी हो जाए। आप सोचिए कि 140 करोड़ के देश में 20-22 लाख अगर टीचर कम है तो कितना विद्यार्थी जो संभावित अच्छे हो सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे हमारी इकोनॉमी में, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे। और जैसे मैं एक कैलकुलेशन आपको सिंपल बताता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी। वहां पे 2001 की जनगणना के मुताबिक हमारे पास 18 टीचर होते थे। 2001 के जो भी हमें टीचर मिले थे उसके मुताबिक 18 टीचर होते थे और 35 स्टूडेंट होते थे पर क्लास। अभी स्टूडेंट हो गए हैं 82 और टीचर बचे हैं 3। 18 टीचर की जगह 3 टीचर कैसे पढ़ा देंगे? और स्टूडेंट की जो गिनती थी वो 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। हाँ। तो इसका मतलब हमें 36 से ज्यादा टीचर चाहिए थे, लेकिन कैलकुलेशन में 18 आ रहे हैं और 18 की जगह भी 3 टीचर बचे हुए हैं। करेक्ट। तो 3 टीचर हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कोर्सेज ड्रॉप करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिसर्च के जो हम उनको फील्ड वर्क करवा सकते थे वो ड्रॉप करने पड़ रहे हैं, और बहुत ऐसे अच्छे चीजें जो उनको स्टूडेंट के लिए बहुत कंपल्सरी हुआ करती थी उनको धीरे धीरे ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से हम अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे उनको, आप ये बताइए। ऐसा ही हाल लगभग हर आईआईएम में, आईआईटी में, मैं लगभग पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में घूमता रहता हूं, तो वहां से पता लगता है कि हर डिपार्टमेंट का लगभग यही हाल है। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे बनाए गए थे, जिनको मान के चल रहे थे कि ये एक तरीके से हमारा जो एक क्रीम को लेके आएंगे और देश में विश्व गुरु बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वहां पे भी 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में लगभग 60% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं तो किस तरीके से हम विश्व गुरु का सपना देख सकते हैं? इसके साथ साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आई गई है जो कि वेल थॉट नहीं है मेरे हिसाब से, और जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, जितने भी हमने सेमिनार कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें बताया गया है कि 4 साल का हम डिग्री कर देंगे। जब आपके पास 3 साल की डिग्री पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, उनका कोर्स वर्क कंप्लीट हम नहीं करवा पा रहे हैं ढंग से, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि उसी डिग्री को हम 4 साल खींच देंगे? आप उसमें ज्यादा कंटेंट ऐड करना पड़ता है, ज्यादा रिसर्च ऐड करना पड़ता है, फील्ड वर्क ऐड करना पड़ता है। आपके पास कौन है जो स्टूडेंट को फील्ड वर्क पे लेके जाएगा? शिक्षकों को इतना ज्यादा अंडरमाइन कर दिया गया है हमारे देश में कि ऐसा लग रहा है कि शिक्षक बन के लोग एक तरीके अपराध बोध में आ जाते हैं। जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को फील्ड वर्क नहीं करवा पाऊं या फिर बहुत सारे और उनके कोर्स से रिलेटेड काम नहीं करवा पाऊं क्योंकि हमारे पास टीचर है ही नहीं, तो मुझे भी अपराध बोध होगा ना कि मैं विद्यार्थियों को वो चीज नहीं दे पा रहा जो हमें देना चाहिए। तो इसलिए जितने नंबर में टीचर हमें चाहिए वो चाहिए ही चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालयों में 50 काम होते हैं, 50 किस्म की कमेटियां बनती हैं, वहां पे हमें अलग अलग रिसर्च में भाग लेना होता है, पेपर पब्लिश करना होता है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप, और पता नहीं पेपर चेक करना है, पेपर बनाने हैं, पेपर सेटिंग का है, एग्जाम में इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी है जो
आमतौर पर आज पीएचडी विद्यार्थियों के या एमफिल के विद्यार्थियों के हवाले कर दिया गया है। एमफिल का कोर्स इतना अच्छा होता था जो बंद करना पड़ गया है, और इसको पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है कि ये कोर्स काम का नहीं है, जबकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स था। मैंने भी जेएनयू से एमफिल किया। एमफिल में इतना ज्यादा सीखने को मिला कि पीएचडी लिखते हुए मुझे ज्यादा अपने गाइड को तंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो मेरी एक प्री ट्रेनिंग हो चुकी थी। आप स्टूडेंट को सीधा पीएचडी में डाल देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि आप एक नौसिखिए को बॉर्डर पे ले जाके खड़ा कर देते हैं कि आप चलाओ गोली विदाउट ट्रेनिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, बहाने मार मार के ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, ना कि टीचर को भर्ती कर रहे हैं, है ना। तो हमें टीचर्स चाहिए और अच्छे टीचर्स चाहिए। उसके लिए आपको रिग्रेस प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और जो कई जगह पे थर्ड क्लास पॉलिटिक्स देखने को मिलती है विश्वविद्यालयों में टीचर्स की भर्ती के कारण। कहीं पे जाति देख शिक्षकों को भर्ती किया जाता है कि ये मेरी जात वाला है, वाइस चांसलर के फेवर वाला है, ये किसी पॉलिटिशियन के फेवर वाला है। तो इस तरीके से अगर हम टीचर्स की भर्ती करेंगे तो विश्व गुरु तो छोड़िए, हम देश में गुरु बने रहे उतना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो ये अभी जो आपने सेकंड लाइन कही है ना प्रोफेसर साहब, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल वही सिचुएशन है, क्योंकि पहला जो सवाल किया था वो आपने एक बड़ा ही मूल सी जो इम्पोर्टेंट बात है वो कह दी है कि हम बड़े बड़े संस्थानों की बात तो अलग, एक छोटा बच्चा जब उस रियल वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखता है, वहां पर उन स्कूलों में भी अभी फिलहाल यही सिचुएशन है कि 45 इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसे है कि 45-50 का जो एक रेशियो और उसके पीछे एक टीचर का होना। तो यहां पर भी इतनी दिक्कतें, तो फिर हम खुद हिसाब लगा सकते हैं कि ये जो आंकड़ा अभी विंटर पार्लियामेंट सेशन में भी रखा गया है, ये क्या बता रहा है। तो ऐसे में इन रिक्तियों को भरना, तो हम तो ये माने कि ये तो एक सतत प्रक्रिया है। सवाल बड़ा लाजमी सा है यहां पर प्रोफेसर साहब कि इस कार्य में निष्क्रियता की जब बात आ जाती है, तो निष्क्रियता से देश विश्व गुरु के लक्ष्य को आखिर हासिल करेगा तो करेगा कैसे। आप विश्व गुरु की अभी कल्पना शायद अभी मत कीजिए, आप एक जो सतत प्रणाली होती है उसी को फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? देखिए, जब ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन होती है तब एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए शिक्षक भर्ती करने का, और उसमें उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें अच्छे शिक्षक की आप भर्ती करें। उसमें भाई भतीजावाद या किसी का फेवरेटिज्म या पॉलिटिशियन का जो चलता है हमारे देश में, वो सब नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे होते हैं। हो सकता है कि किसी को छोटा मोटा फायदा हो जाए उससे, लेकिन हम अपने देश को बर्बाद कर रहे होंगे। आपने नेल्सन मंडेला का एक कोट सुना होगा कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उनके विद्यार्थियों को बर्बाद करना चालू कर दीजिए। इस तरीके से गांधी, अंबेडकर और तमाम सारे जो हमारे थिंकर हैं, उन्होंने यही बोला है कि अगर हम शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हम अपने ह्यूमन बीइंग को एक जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं बना रहे। अगर हमें असल में ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, इंसानों को इंसान बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है हर क्षेत्र में, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसमें एजुकेशन का एक ओवरऑल लेवल इंप्रूव हो। अभी मैं राजस्थान में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के म्यूजियम देखने के लिए गया। हल्दी घाटी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ यहाँ पे महाराणा प्रताप के इतिहास में। तो वहां पे एक सामान्य शिक्षक ने अपना पूरे उम्र भर की कमाई, अपनी पेंशन, अपना घर बेच के एक म्यूजियम बनाया, जो कि एक शानदार नमूना है, और उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक आते हैं देश विदेश से। वहां से इतिहास की प्रेरणा लेते हैं। एक सामान्य शिक्षक इतिहास का इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है एक बिल्कुल रिमोट विलेज में बैठ के, हल्दी घाटी जैसी जगह पे जहां पे कोई जानता भी नहीं था कि ये जगह है। आज के दिन वहां पे दर्शकों की लाइनें नहीं टूट रही हैं। तो एक शिक्षक, अगर आप चाणक्य का एक कोट सुने तो वो कहते हैं कि शिक्षक कोई भी सामान्य नहीं होता है, उसकी गोद में परले भी पलती है और सर्जन भी पलती है। तो अगर आप शिक्षकों को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, उनको बोलने की आजादी नहीं देंगे, उनको कहने की आजादी नहीं देंगे, उनको पेपर पब्लिश करने की आजादी नहीं देंगे, सेमिनार करने की आजादी नहीं देंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर या ऐसी ऐसी कमेटियां बना दी गई हैं कि आप फलाने टॉपिक
पे बात नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते हैं, राइट पे बात नहीं कर सकते हैं, आप इस टॉपिक पे बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे। अगर इस तरीके का माहौल होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि माहौल को बदलने की वो बढ़ जाए। लेकिन ये बदलेगा कैसे, ये समझना जरूरी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। ये सही है कि कोविड महामारी ने ऑलमोस्ट जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन पर किसी ना किसी तरीके का एक जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, वो जरूर पड़ा है। और ऐसा ही प्रभाव जो है वो शिक्षा के क्षेत्र पर भी पड़ा है। और ये कहा जा सकता है कि उसके चलते शिक्षकों की जो कहीं भर्तियां हैं वो नहीं हो पाई हैं, वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। और ये क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि देखिए, जैसा हम प्रोग्राम के शुरुआत में बता रहे थे कि हर सेशन में, हर पार्लियामेंट सेशन में इस मसले को उठाया जाता है कि इतने रिक्त जो पद हैं वो खाली अभी रिक्त हैं, चाहे वो बड़े संस्थान हो या फिर स्कूलों की ही बात क्यों ना हो। तो इसे हम नकार नहीं सकते कि बीते 3 वर्षों में इलेक्शंस जो हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या बाइपोल इलेक्शंस हो, वो टाइम से हुए हैं, आगे पीछे नहीं हुए हैं। उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई है, सभी काम समय पर होते रहे। तो फिर यहां पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ है? प्रोफेसर विनोद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को। और मेरे ख्याल से अमूमन ये तो हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि हर महीने कोई ना कोई जो लेक्चरार है, जो प्रोफेसर है, उसकी सेवानिवृत्ति होती है, वो रिटायरमेंट लेते ही होंगे। लेकिन क्या होता है कि जो एक कहे ना, जो एक एनुअल वैकेंसीज का जो एक कहे आंकड़ा होता है, ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में तो दर्ज होता ही होगा कि इतनी वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी हैं और हमें आगे से भरना है। वो भी तब जब हर महीने रिटायरमेंट भी हो रही है प्रोफेसर्स की। तो ऐसे में जब ये स्थिति है तो इस आधार पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अग्रिम रूप से क्यों अपनाई नहीं जाती है? यहां पर दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या ये विश्वविद्यालयों के अंदर की भीतर की समस्या है या समस्या बाहर है कहीं पे? देखिए, इसमें कई सारी समस्याएं हैं और समस्याएं ज्यादातर इनएक्टिविटी की है, क्योंकि सरकार एक तरीके से ये सिग्नल देती है कि धीरे धीरे हम सारी शिक्षा व्यवस्था को हम 2-3 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक तो उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अगर एजेंडा को आप डीपली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे ऐसे कोर्स बनाओ और उनको मार्केट ओरिएंटेड बना दीजिए और उसमें विद्यार्थियों से फीस कलेक्ट कीजिए और वो सेल्फ फंडेड कोर्स चलाने की कोशिश कीजिए। तो सीधा सीधा संदेश है कि आप शिक्षा को बेचना चालू कर दीजिए या फिर उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। दूसरा संदेश ये साफ आता जा रहा है, जैसे स्वयं पोर्टल बना और भी बना, कुछ उसके अच्छे फायदे भी हैं और बड़ा नुकसान ये है कि उसमें एक सिग्नल दिया गया है कि आप शिक्षा को सारा ऑनलाइन कर दीजिए। जैसे आपने कोरोना में भी देखा, हम लोगों ने भी ऑनलाइन पढ़ाया। तो ऑनलाइन का मतलब है कि एक शिक्षक लाखों विद्यार्थियों को अपना ऑडियो रिकॉर्ड या वीडियो रिकॉर्ड करके या अपने लेक्चर ऑनलाइन डाल के पढ़ा देगा। प्रोफेसर साहब, एक कॉलर, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें फटाफट से सुन लेते हैं आज के इस विषय पर उनका क्या मानना है। वाले सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। इस वक्त ऑन एयर है मेरे साथ आप। थैंक यू। ये जो आपने ये प्रोग्राम जो है वेरी वेरी इफेक्टिव। मैं शॉक टू हियर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी, इतने बड़े बड़े कॉलेज, IIT, जितने बड़े कॉलेज जो वर्ल्ड फेमस हैं, वहां पर ये हालत है। छोटे कॉलेजों में तो क्या होगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेजोरिटी जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डाटा आया है उसमें से 60% जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका। उनकी एजुकेशन अगर देखें तो मेरे ख्याल में, अब मेरे अपने अंदाजे से मोर देन 60% जो है वो हाई स्कूल भी नहीं किए होंगे। उनके पास इतने करप्शन के पैसे हैं, बच्चों के लिए उनको फिक्र नहीं है, बच्चों को पढ़ाना के नहीं पढ़ाया है। हमारे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे पिछले, ऐसे कोई इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट जो पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में आने चाहिए, MP MLA
उनको चांस देना चाहिए, ज्ञान को ध्यान देना चाहिए, तो वही लोग ये सोच सकेंगे कि कॉलेज और स्कूलों को, यूनिवर्सिटी को कैसे संभालना है। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। तभी तो अपने हमारे बच्चे बाहर कंट्रियों में जाते हैं पढ़ने के लिए कि यहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है। ये कमाल हो गया, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल। मुझे आज आप देख के मुझे इतनी बल्कि लगा, शॉक, आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। तो इसके लिए इनको कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऊपर बैठे हैं, उनको सिर्फ ये है कि चुनाव जी कैसे इलेक्शन जीतनी है, कहाँ जहाँ उसको खरीदना है, दूसरे एमपी को कैसे कितने करोड़ों में खरीदना है, ये करना है, वो इन्वेस्ट उस तरफ में लगा रहे हैं। बेकार बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करें पैसा, बजट इनके पास बहुत बड़ा है, इसके लिए सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही मूल सवाल, बुनियादी सवाल उठाए हैं। बुनियादी सवाल हैं, सही बात है, शिक्षा को एक तरीके से पूजा जाता है, शिक्षा के मंदिर होते हैं आज, वहां पर इतनी सारी स्थितियां जो है वो अब बिगड़ चुकी हैं कि शिक्षा के मंदिरों में हमें दरिंदगी भी देखने को मिलती है। चलिए वो एक अलग कहीं विषय है, लेकिन ये जो बुनियादी सवाल सर ने भी यहाँ पर उठाए हैं कि देखिए ना, संसद में भी ये सब खुले तौर पर बताया जा रहा है कि दिस इज द सिचुएशन एंड वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। लेकिन हर बार सिर्फ ये सवाल पर तो नहीं हम टिक सकते ना। आप अब सर कह रहे हैं कि अब शिक्षा को भी बिजनेस बना दिया गया है, उसे भी जो है एक कहें उसका भी प्राइवेटाइजेशन इस तरीके का कर दिया कि शिक्षा को आपको देना नहीं है, आपको बेचना है। तो अब हम क्या समझें प्रोफेसर विनोद सर कि ये मूल सवाल, मूल जो समस्या है वो तो आपने बता दी कि कहां पे है, अब उसे सुधारना किस तरीके से और कौन सुधार सकता है, क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो पहले जैसे हमारे कॉलर ने बताया कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तमाम सारे एमएलएज हैं, अगर हम उनकी स्थिति देखें तो एडीआर की रिपोर्ट आपको पढ़ना होगा और पता लगेगा कि 50% प्लस ऐसे लोग हैं जिनको हमारे देश से और उनके लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड और बहुत सारी और चीजों के बल पे अपना इलेक्शन जीत के आते हैं, और उनसे हम उम्मीद करें कि वो 60% जो पद हमारे विश्वविद्यालय में और उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े उनके बारे में कभी सोचेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसका एक नतीजा ये हो रहा है कि हमारे विद्यार्थी अरबों रुपया लेकर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इतना बड़ा अमाउंट लेकर विदेशों में जा रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में और बाकी अलग अलग कंट्रियों में, जो हमारे टोटल शिक्षा बजट से लगभग 1.25 गुना है आज के दिन, और ये जल्दी ही 2-3 गुना हो जाएगा। अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अच्छे से इन्वेस्ट करें तो ये जो लाखों करोड़ अरबों रुपया बाहर जा रहा है वो भी हम बचा सकते हैं, प्लस हम विदेशी विद्यार्थियों को बड़े संख्या में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से और पूरी दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे। अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? कि जब वो पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनको पता लगता है कि पूरे विभाग में 2 या 3 टीचर बचे हुए हैं और उनके पास एमफिल पीएचडी का कोई सीट खाली नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में अगर 3 शिक्षक हैं और वहां पे अगर 50 विद्यार्थी आ जाएं एडमिशन लेने के लिए, तो हम कैसे दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। और हम उनको रिसर्च कैसे करवा पाएंगे, जस्टिस कैसे दे पाएंगे उनके रिसर्च के साथ में? तो बहुत बड़ी संख्या में हम ना केवल अपनी विद्यार्थियों को लूज करते जा रहे हैं, बल्कि हम विदेशों से आने वाले विद्यार्थी, जैसे मैं पहले थाईलैंड के विद्यार्थियों को हेल्प करता था इंडिया में एडमिशन लेने के लिए, और अफगानिस्तानी और बाकी विद्यार्थियों को भी हेल्प करता था, लेकिन आजकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कि जिस विश्वविद्यालय से हम कॉन्टेक्ट करते हैं वो बोल रहे हैं कि सर या तो हमारे पास शिक्षक नहीं है या हमारे पास सीट्स नहीं है। प्रोफेसरों के 60% तक पद खाली पड़े हुए हैं। तो हमें ये बात समझ लेनी होगी कि शिक्षा पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, ये एक कंपल्सरी सोशल सर्विस है या एक नेशनल बिल्डिंग के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है। यहां से अगर आप पैसा कमाने की सोचेंगे तो आप देश को बर्बाद करेंगे, ये श्योर है। इसलिए शिक्षा में हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वहां से जो पैसा कमाई होगा वो आप सोच नहीं सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन हमें फीस से कमाने की कोशिश नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक एग्जाम्पल दूं कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहां पे मैं जितना भी टाइम पढ़ा, 6-7 साल 8 साल, मुझे वहां पे स्कॉलरशिप मिलता रहा और अच्छा खासा स्कॉलरशिप था। उसको मैंने अवेल किया, उससे मैंने अपना पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया, खाने का खर्च उठाया। मैं तमाम देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में गया, वहां से सीखा,
तो मेरे पे बहुत बड़ा लेवल का खर्चा किया। मान लो कि 50 लाख रुपए खर्च हुआ मेरे पे, या 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अभी मैंने 50 से ज्यादा विद्यार्थियों को अच्छी जॉब में लगा चुका हूं मैं, और मेरे सैकड़ों विद्यार्थी अलग अलग सेवाओं में हैं जो करोड़ों रुपए का टैक्स पे कर चुके हैं। तो अगर मेरी सेवाएं जब तक मैं रिटायर होऊंगा तब तक देखा जाए तो अरबों रुपए का रेवेन्यू मैं जनरेट कर चुका हूंगा अपने देश के लिए, और बहुत अच्छे विद्यार्थियों को मैं अलग अलग सेवाओं के लिए तैयार कर चुका हूँ। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा, ना कि इमीडिएट इफेक्ट की आज विद्यार्थी ने एडमिशन लिया और आज ही उससे हम फीस लेके पैसा कमा लें और उससे संस्थान चला लें। इस तरीके से नहीं चलता है। हमें विजन के साथ में आना पड़ेगा, और हम ना केवल अपने विद्यार्थियों को कैटर करें बल्कि विदेशों से शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी इनवाइट करें। एक बीच में शगुफा चला था कि हम विदेशी यूनिवर्सिटियों को यहाँ इनवाइट करेंगे, वो यहाँ पे आके पढ़ाएंगे, अपने कैंपस यहाँ पे खोलेंगे। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे देखा तो सब लोग विड्रॉ कर गए। कोई एक आध यूनिवर्सिटी आई है लेकिन वो भी फंक्शनिंग नहीं है यहाँ पे। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। आईआईटीज का इतना बड़ा नाम है दुनिया में, आपको जान के हैरानी होगी कि 60% के करीब पद खाली पड़े हैं वहां पे। तो क्या पढ़ाएंगे वो? केंद्रीय विश्वविद्यालयों का यही हाल है। बट सर वी फाइंड, वी आल्सो फाइंड, ये एक हालांकि आप मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे वक्त तो चला है, लेकिन ये एक चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को शायद हम बेहतर बनाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे जो एक मजबूत कड़ी है शिक्षकों की भर्ती की, हम उसे कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं। प्लीज आप इसे जस्टिफाई जरूर कीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहिएगा आप भी मेरे साथ। बिना शिक्षक विश्वगुरु बनने का सपना क्या है संभव, आज इस विषय पर हो रहा है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीएचडी हासिल करके या फिर नेट धारक बनकर भी वो आज बेरोजगारी के संताप से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, तो ये चिंता का विषय है। अगर केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो ये चिंता का विषय है। अगर आज बड़े बड़े संस्थान आईआईटी आईआईएम में 11,000 पद जो हैं वो शिक्षकों के वो खाली पड़े हैं, तो ये चिंता का विषय है। प्रोफेसर साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। कॉलर इस वक्त एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें फटाफट से हम सुन लेते हैं। नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद कीजिए। प्रोफेसर विनोद जी ने बड़े अच्छी तरह से, बड़े विस्तार से इन्होंने हमारी आज की जो भारत की शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं इन्होंने बताई हैं। बिल्कुल वो सामने सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन सवाल ये आया जो आपने 2-3 दफा आपने भी पूछा, प्रोफेसर साहब ने भी उस पर इंडिकेशन की कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो ऐसा है कि जी प्रोफेसर साहब, आज से तकरीबन 50 साल पहले जी जब मैं शिक्षा प्रणाली के साथ थोड़ा सा जुड़ा था भारत में, तो उस वक्त की दो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने मास्टर्स स्टूडेंट्स की बात की जो एमए करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो उस वक्त गीजी क्या होता है कि जो ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से जो टॉप का स्टूडेंट होते थे क्लास के 1 या 2 मास्टर्स के, तो डिपार्टमेंट हेड उनको पूछ लेते थे कि भाई जैसे ही अब आपकी मास्टर्स डिग्री पूरी होगी तो क्या आपको टीचिंग जॉब यहीं पे पसंद है कि आपने कहीं और जाना है। तो गीजी उनकी टॉप के जो 2 स्टूडेंट थे उनकी जो थी एक ऑप्शन उनको दी जाती थी, टीचिंग जॉब उसी डिपार्टमेंट में उनको दे दी जाती थी। उसके लिए वो पहले से अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से बात कर लेते थे कि हमारे डिपार्टमेंट का ये टॉपर है, इसने ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स भी ली है, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो उसमें सवाल आता था कि इसकी सैलरी कहां से आएगी। तो डिपार्टमेंट के जी एक तो पी बजट होता था, प्लान जो प्रोजेक्ट्स का बजट होता था, एक नॉन प्लान प्रोजेक्ट्स का बजट होता था। उसके अलावा जी फिर जो थे वो कहते थे कि अच्छा आप ऐसा करो, कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें इसकी पोजीशन जस्टिफाई करो, तो वो हम यूजीसी से ग्रांट लेने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि उस वक्त जो थे ना टीचर्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो थोड़े प्रोएक्टिव थे। अब जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बात बताई कि आजकल जो इनके प्रोफेसर जो फैकल्टी है उनको उन्होंने मल्टी फंक्शनल बना दिया है, यानी कि वो
अपना टीचिंग के ऊपर खाली फोकस नहीं कर पा रहे। टीचिंग है, रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जी नॉन एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आजकल हमारे प्रोफेसर्स को, जैसे प्रोफेसर साहब इस बात को मेरे ख्याल तस्दीक करेंगे, इनकी फैकल्टी के नॉन एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाती है, जिससे वो अपने टीचिंग बात से जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा बस पॉइंट ये कहने का था जी कि टॉप स्टूडेंट जो है वो आपके लिए एक अच्छा टीचर रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि उसकी फिर डिपार्टमेंट में कंटिन्यूटी है, उसकी लॉयल्टी है, और उसको डिपार्टमेंट की फिलॉसफी का पता है, और वो एक तरह से आपका अगला नेक्स्ट जनरेशन टीचर है। अब अगर प्रोफेसर साहब के पास आज 2 स्टूडेंट हैं जो कि इनकी मनपसंद है और अच्छे हैं, उनको अगर इन्होंने ग्रूम करना है तो प्रोफेसर साहब उनको अपने ऐसे ग्रूम करेंगे कि जैसे जैसे ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन बन जाता है। तो ये एक उदाहरण था जी, ये एक मॉडल था मेरे वक्त में वहां पे टीचर्स की कमी को थोड़ा पूरा करने का। उम्मीद है शायद प्रोफेसर साहब को इसमें से कोई एक आध पॉइंट से एग्री करेंगे कि हाँ उस वक्त होता था, अब ये वहां पे है कि नहीं, इसका जी ज्यादा नहीं सर, ये आपने मुझे मेरे वक्त का भी याद दिला दिया, बिकॉज जब मैंने भी अपनी मास्टर्स की थी तो यही कुछ मुझे भी ऑफर किया गया था, लेकिन दैट वाज अनदर थिंग कि टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट आपने वो बात मुझे याद दिला दी। लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर दर्शाता है कि अभी भी ये चीजें हैं। हालांकि तस्दीक वही आपने जो कहा कि प्रोफेसर साहब कर देंगे कि क्या वाकई अभी भी ऐसा है या नहीं। जहां तक योग्य अभ्यर्थियों की बात है सर, तो मैं वही कह रही थी ब्रेक में आने से पहले कि योग्य अभ्यर्थियों की आज कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी के संताप से पीड़ित हैं, तो ये चिंता का विषय है। एनीवेज, थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, भारत माता की जय हो। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, नमस्कार, आते रहा कीजिए जी। जी विनोद जी, तस्दीक कीजिएगा आप जो अभी सर ने भी अपनी बातें रखी हैं। सर समय थोड़ा सा कम है तो मैं चाहूंगी जल्दी से आप समअप कीजिएगा। ओके, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो हम लोग ये हमेशा से यूनिवर्सिटियों में करते ही आए हैं कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट लेके उनको इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में और R&D में। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा आज भी है और आगे भी रहेगा। दूसरा है कि इनब्रीडिंग ना हो, अलग अलग विश्वविद्यालयों के लोग दूसरे विश्वविद्यालयों में जाएं, पढ़ाएं, और जो अलग अलग एक्सपोजर है वो मिक्स होके आए अलग दूसरे विश्वविद्यालय में। उसके लिए ओपन भर्तियां होना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में जो शिक्षा व्यवस्था का आप बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि रोस्टर सिस्टम हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है, उसको सरकार कंपल्सरी करे, उसको बनवाए, हर साल अपडेट करे, और जिस भी कैटेगरी का, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी का या SC/ST का या जिस भी कैटेगरी का और अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो पोस्ट बनती हैं, उनको हर साल फिलअप करने का एक कंपल्सरी अभियान विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए कहे और उसके लिए फंड एलोकेट करे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो शिक्षक है उसको एक ऐसे लेवल पे लाके खड़ा किया, उनकी सैलरी को बढ़ा के 6th पे कमीशन के माध्यम से, कि आज के दिन बहुत सारे लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, उसको एक नोबल प्रोफेशन के तौर पे लेके आए। लेकिन शिक्षक नहीं होने की वजह से विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में हो क्या रहा है, एक तो हमारे विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में जाके पढ़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का जो फॉरेन रेवेन्यू जो आना चाहिए था अरबों डॉलर में, वो लॉस हम कर रहे हैं हर साल। और धीरे धीरे उन विद्यार्थियों के माँ बाप भी वहां पे जाके बस जाते हैं, उनके अपनी यहाँ जमीन जायदाद बेच के चले जाते हैं और एक बड़ा एसेट चला जाता है। अभी आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 1-1.5 साल में लगभग 13 लाख भारतीयों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, और ये एक लूप बनता है। जब शिक्षा स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो धीरे धीरे बाकी जो प्रोफेशन है वो भी डाउन चले जाएंगे और देश में रहने का जो एक माहौल है वो भी खराब होता है। स्वाभाविक है। इसलिए बहुत सारे लोग विदेश में जाके बसते हैं। तीसरा, इसमें सबसे अच्छा जो चीज हम कर सकते हैं वो ये है कि हम विद्यार्थियों को एनकरेज करें कि वो अलग अलग प्रोजेक्ट और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व हों। अगर हम नई शिक्षा व्यवस्था लेके आ रहे हैं तो उसमें प्राइवेटाइजेशन का जो एक कोर कंटेंट बनाया जा रहा है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए
और जो शिक्षा को हम सोच रहे हैं कि इंटरनेट पे डाल देंगे सारा कुछ और टेलीविजन के माध्यम से सिखा देंगे, ठीक। तो नहीं होने वाला है। ठीक। मैंने अभी कोरोना काल में जो ऑनलाइन पढ़ाया, विद्यार्थी अपना कैमरा ऑफ करके कोई अपना मेकअप कर रहा है, कोई और कर रहा है। जी। ये सब जो सीरियस शिक्षा है वो कैंपस में आके ही होती है। इसलिए कैंपस का माहौल सबसे इम्पोर्टेंट है, डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। कैंपस में जो माहौल मिलता है, उसमें ग्रूमिंग होती है स्टूडेंट की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल हमें सर। कंप्लीट पैकेज बनाना पड़ेगा जिसमें शिक्षक भी हो, शिक्षा भी हो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो, Exactly. ताकि हम असल में विश्व गुरु बन पाए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आज के इस मसले पर बड़ा अहम जो है विषय था जिस पर आपने जो है उसे इनलाइटन किया है। लेकिन एक और जो बात वो ये है, वो इतिहास से जुड़ी है। हालांकि कभी फिर प्रोग्राम में उस विषय को आपके समक्ष लेकर आएंगे। और वो एक अमूमन आज सवाल उठाया जाता है ना कि इतिहास जो है, जो एक्चुअल में था, वो आज पढ़ाया नहीं जा रहा। मूल सवाल है कि क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये भी एक बहुत ही अहम विषय था, जो आज के इस विषय के साथ एक मेरा आखिरी सवाल था जो रह गया है टाइम की कमी की वजह से। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर बार की तरह ये अपील कि आज के इस विषय पर यदि आप कोई टीका टिप्पणी या कोई फीडबैक देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या फिर दूसरी ईमेल आईडी info@justbroadcasting.com पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के इस प्रोग्राम को लेकर कि आपका क्या मानना है। इसी के साथ इजाजत लेंगे आज के स्ट्रेट टॉक में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।